दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 बहनों के बाल के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। 20 साल की सोनाली अपनी 2 छोटी बहन नायरा और पायल के साथ मधुपुर नाम के गांव में रहती थी। उन तीनों बहनों के सुंदर रूप के साथ साथ उनके बाल बेहद घने, लंबे और काले थे। माता पिता के देहांत के वक्त वो बेहद ही छोटी थी। जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो सारी जिम्मेदारी सोनाली के सर पर आ गई। नायरा, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। हम बहनों की भूख मिटाने के लिए आपको रोजाना काम करने के लिए इतना लंबा सफर पैदल चलकर जाना पड़ता है दीदी। इसके अलावा तो मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं बचा। मेरी बहन, गांव वालों की वजह से मुझे इतनी दूर काम करने जाना पड़ता है। बहुत मेहनत के बावजूद बस चंद रुपए मिलते हैं, मगर फिर सोचती हूँ कि उससे मेरी बहनों का पेट तो भर जाता है। इतना कहकर सोनाली सुबह सुबह काम के लिए निकल पड़ती है और काम करके शाम को गांव में कदम रखती है कि दया नाम की एक औरत कहती है, अरे देखो देखो शेखर भाई, सुबह की गई लड़की शाम को वापस लौट कर आती है। अरे जब बड़ी बहन ही बिगड़ैल है ससुरी, तो छोटी बहनों का भी वही हाल होगा ना। सही कह रही हो तुम दया बहन। ये तीनों बहनें एक तो अपने माँ बाप को निगल गई, अब अपनी प्रदर्शनी करके हमारे गांव को बाजार बनाना चाहती हैं। छोटे सरकार, ये कैसा भद्दा इल्जाम लगा रहे हो आप हम बहनों पर। शुक्र मना कि अभी हम बोल रहे हैं, अगर हाथ उठ गया तो तीनों बहनों को ढेर कर दूंगा। पूरा गांव शेखर के बहकावे में आकर तीनों माँ पिता की अनाथ और यतीम बहनों पर पत्थर फेंक करके उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। खबरदार, जो आज के बाद तुम बदचलन बहनें मधुपुर गांव में नजर भी आई तो। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर चलने लगती हैं। तभी 15 साल की पायल बोल पड़ती है, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? सोनाली दीदी, अब तो हमारा बसेरा भी हम बहनों से छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर सोनाली अपने ही मन में सोचती है, उस शेखर ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से निकाला है। बाबा, आज तुम्हारी बड़ी बेटी एकदम कमजोर महसूस कर रही है। अपनी बहनों के साथ दर दर भटक रही हूँ मैं। सोनाली और बहनों को चलते चलते शाम हो गई थी। तभी सोनाली को एक घना जंगल दिखाई देता है और वो जंगल बिल्कुल डरावना था। तभी सोनाली कहती है, आज की रात हम तीनों बहनें इस जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगी। जैसे ही तीनों बहनें जंगल में आती हैं कि एक विशाल चुड़ैल एक घने पेड़ पर बैठी होती है, जिसकी सूरत बेहद डरावनी थी। अरे वाह, एक साथ 3 शिकार, मेरे मुंह में तो लाल टपक रही है। इन तीनों को एक एक करके खाकर दिलरुबा चुड़ैल अपना पेट भरेगी। चुड़ैल तेजी से हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है। सोनाली दीदी, चुड़ैल बचाओ बचाओ दीदी। अरे ओ ठन्नी चवन्नी, ज्यादा चिल्ला मत, वरना परिंदे जाग जाएंगे। आजा मेरी भूख मिटा जा। चुड़ैल को पायल की ओर बढ़ता देखकर सोनाली सामने जमीन पर पड़े डंडे को उठाकर उस चुड़ैल पर वार करती है, जिसके साथ चुड़ैल के होश व हवास गुल हो जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कहीं ये चुड़ैल मर तो नहीं गई? सोनाली चारों ओर नजरें दौड़ाकर
फौरन से पेड़ पौधों से फूल पत्तियां तोड़कर उनसे लेप बनाकर चुड़ैल के माथे पर जैसे ही लगाती है, एक तेज जादुई रोशनी पूरे जंगल को सराबोर कर देती है, जिसके साथ चुड़ैल का शरीर एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। अरे यकायक ये शैतान चुड़ैल परी के रूप में कैसे बदल गई? डरो नहीं, चुड़ैल का वो रूप एक छलावा था। मैं तो परी हूँ। कोई शख्स मेरे जंगल में प्रवेश करता है तो मैं चुड़ैल बनकर उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं इस जंगल की परी हूँ, जो सदियों से इस जंगल की देखरेख कर रही हूँ। वन परी, हम बहनों के पास कोई बसेरा नहीं है। हमको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। बदले में हम पूरे जंगल की पहरेदारी भी करेंगे और हर एक पेड़ की देखरेख भी करेंगे। तुम बहनों का दिल हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे लंबे बालों को देख मैं तुम्हें जादुई सोने के बालों का वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल, ये मंत्र बोलोगी, तुम तीनों के बाल जादुई बाल में बदल जाएंगे। और इस कंघी को जब तुम अपने बालों में फेरोगी, एक के बाल से सोने के सिक्के, दूसरे से सोने के बिस्किट और अंतिम से यानी तीसरे से सोने के गहने बाहर निकलेंगे। जादुई बालों का जादू बताकर परी अपने दाहिने हाथ से जैसे ही तीनों बहनों के बालों पर कंघी डालती है, एक तेज रोशनी निकलती है, जो कि उन तीनों बहनों के बालों को सुनहरे बालों में बदल देती है। और फिर परी के गायब होते ही उनके बाल साधारण हो जाते हैं। तभी नायरा कहती है, अरे हमारे बाल तो फिर से साधारण हो गए। हम तीनों बहनों के बाल जादुई हैं या नहीं, इसका पता करने के लिए हमें उस मंत्र को दोहराना होगा। फिर तीनों बहनें उस जादुई मंत्र को एक साथ दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल। मंत्र के पूरा बोलते ही तीनों बहनों के बाल सर से लेकर पांव तक सोने के सांचे में ढल जाते हैं। तीनों बहनें अपने अपने बालों में कंघी करती हैं, जिसमें सोनाली के जादुई बालों से सोने के सिक्के, नायरा से सोने के बिस्किट और पायल से सोने के गहने निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम तीनों बहनें सोने के बाल वाली बहनें बन गयी। चलो दीदी, इन सारे सोने को बेचकर इस जंगल में अपना एक प्यारा सा घर बनाते हैं। अब हम तीनों बहनें उस बुरे गांव मधुपुर में कभी नहीं जाएंगी। इस जंगल की जमीन पर ही हम इन सोनों को बेचकर अपना एक बसेरा बनाएंगी। तीनों बहनें कोसों दूर चलकर अपने जादुई बालों से मिले सारे सोने को सुनार के पास बेच करके जंगल में एक बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं। एक सवेरे जंगल में एक लकड़हारा बैठा था, जिसे देखकर तीनों बहनें उसके पास आती हैं और कहती हैं, काका आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बेटा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हमें इनकी मदद करनी होगी। तीनों बहनें फिर से उस मंत्र को फिर से दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल। तीनों बहनों के जादुई सोने के बाल देखकर वो लकड़हारा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अरे ये क्या? सोने के बाल सर से लेकर पाँव तक चमक दमक रहे हैं। काका, ये कंघी हम बहनों के बाल में फेरिए। हमारे जादुई बाल ही आपकी बेटी की शादी में मदद करेंगे। लकड़हारा एक एक करके तीनों बहनों के बालों में कंघी घुमाता है। पूरी जमीन सोने के जेवर, बिस्किट और सिक्कों से सराबोर हो जाती है। तभी छोटी बहन कहती है, ये सोने के गहने
आप अपनी बेटी की शादी में उसे पहनाइएगा। बाकी बचे कुचे इन सोने के सिक्के और बिस्किट को बेचकर बेटी के बिया के साथ साथ आप अपने बुढ़ापे को आसानी से काट लेंगे। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लकड़हारा सारा सोना उठाकर चल देता है। एक सुबह तीनों बहनें एक साथ घूमने के लिए जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं, एक बुजुर्ग बुढ़िया वहाँ बैठी होती है। अम्मा, आप इस जंगल के बाहर क्यों बैठी हो? मौत की मंजिल तक रही हूँ बेटी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस वक्त बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भूख से बिलबिला रही हूँ। ऐसे में मौत ना मांगू तो क्या करूँ बेटी? बुढ़िया का दुख देखकर तीनों बहनें अपने बालों से मदद मांगती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। अम्मा, ये हम बहनों के जादुई बाल हैं। आप इस कंघी को जैसे ही हमारे बाल में घुमाओगी, हर एक बाल से अलग सांचे में सोना निकलता दिखेगा। बुढ़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी टोकरी में खूब सारे सोने के सिक्के, बिस्किट और गहने मिलते हैं। जिसके बाद पायल मीठी सी आवाज में कहती है, अम्मा, अब तुम्हें भविष्य में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सारा सोना बेचकर तुम्हारा आगे का भविष्य एकदम सुनहरा हो जाएगा। जुग जुग जियो बच्चियों, तुम तीनों बहनों के जादुई बाल की बहार को सदा बना कर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इस तरह से तीनों बहनें अपने जादुई बाल की मदद से खुद एक खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं, बल्कि गरीब और भूखे दुखियारे लोगों की हमेशा मदद भी किया करती थीं, जिससे उनके जादुई सुनहरे बालों की चर्चा और ज्यादा बढ़ती जाती है। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर नामक गांव में सुहानी और पवित्रा अपनी सौतेली माँ गायत्री के साथ रहती थीं। सुहानी और पवित्रा की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और उनके पिताजी माधव शहर की एक कंपनी में काम करते थे। सुहानी और पवित्रा की माँ की मृत्यु होने के कारण माधव को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव उन दोनों का भी ध्यान रखने के लिए गायत्री नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। गायत्री का एक अपना बेटा भी था, जिसका नाम रॉकी था। शुरू में गायत्री माधव के सामने सुहानी और पवित्रा से बहुत प्यार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन माधव के शहर जाने के बाद गायत्री सुहानी और पवित्रा से घर का सारा काम करवाने लगी और उन्हें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रॉकी अपनी माँ गायत्री से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ लुलु मॉल घूमने गया था और वहाँ पर मुझे एक सुंदर सी साइकिल पसंद आ गई है और वो साइकिल कोई और व्यक्ति खरीदे उससे पहले मुझे खरीदनी है। माँ, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, चलो तुम्हारे लिए वो साइकिल अभी खरीद कर ले आते हैं। तभी तो मेरा बेटा दुनिया का सबसे स्टाइलिश बेटा लगेगा ना। वैसे कितने की है तुम्हारी वो साइकिल? माँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए की है। जल्दी चलो ना, नहीं तो कोई और वो खरीद ले जाएगा। माँ, गायत्री और रॉकी मॉल के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी सुहानी गायत्री से कहती है, माँ, हमारे भी सारे खिलौने पुराने और टूट गए हैं। कृपया करके आप हमारे लिए भी सस्ते से खिलौने खरीद लेना। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले ही मैं तेरे लिए बाजार से खिलौना खरीद कर लाई थी। इतनी जल्दी तोड़ दिया तूने। अब तुझे वही टूटे फूटे खिलौनों से खेलना होगा और शाम को जब मैं आऊँ तो सारा खाना बना होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझी? इतना कहकर गायत्री अपने बेटे रॉकी के साथ
लुलु मॉल में साइकिल खरीदने के लिए चली जाती है और सुहानी शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जियां खरीदने के लिए चली जाती है। सुहानी बाजार से सब्जी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। सुहानी उन बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ बूढ़ी दादी, आप सड़क के किनारे इस तरह से क्यों बैठी हुई हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मैं घर का रास्ता भी भूल गई हूँ। कृपया करके तुम मुझे ये सड़क पार करा दो बेटा। सुहानी उस बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करा देती है। फिर जब सुहानी वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदलकर सुहानी को आवाज लगाती है और सुहानी से कहती है, रुको सुहानी, आप कौन हैं? यहाँ तो एक बूढ़ी दादी थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? सुहानी, मैं ही वो बूढ़ी दादी थी। मैं रानी परी हूँ। मैं परीलोक में अपने परीलोक की परियों के साथ रहती हूँ। परीलोक की सारी परियां कहती हैं कि पृथ्वी लोक के सारे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते। परंतु मुझे लगता था कि जरूर कोई ना तो कोई अच्छा इंसान होगा ही, इसीलिए मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। क्या आप रानी परी हैं और आप परीलोक में रहती हैं और आप यहाँ घूमने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुहानी, मैं बहुत देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे तो लग रहा था कि सच में पृथ्वी लोक पर भले लोग नहीं हैं, परंतु तभी तुमने मेरी मदद की। इससे साबित होता है कि तुम बहुत संस्कारी और नेक दिल की लड़की हो। ये लो, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। ये तुम्हारे बुरे समय में हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। परी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ, बोलो प्यारी बच्ची। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है। क्या आप उसके लिए भी एक लहंगा दे सकती हैं? उसके कपड़े बहुत पुराने और फट गए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, ये दोनों सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। ये सोने का लहंगा तुम्हें सोना चांदी और पैसा देगा, वहीं ये चांदी का लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। सुहानी रानी परी से वो दोनों सोने चांदी के लहंगे लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी बहन पवित्रा को सारी बात बता देती है। सुहानी दीदी, अब तो हमारे पास ये सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। क्यों ना हम ये घर छोड़ दें? इनसे अब हम कुछ भी मांग लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। पवित्रा, तुम ठीक कह रही हो। माँ के बाजार से लौटने से पहले हम दोनों इस घर से चले जाते हैं। और इसी तरह से सुहानी और पवित्रा गायत्री और रॉकी के बाजार से लौटने से पहले वो घर छोड़ देती हैं और एक जंगल में चली जाती हैं। अब उन दोनों के रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। सुहानी जादुई सोने के लहंगे से बोलकर उसके जादू से एक घर मंगा लेती है। हे जादुई सोने के लहंगे, कृपया हम दोनों बहनों के रहने के लिए एक सुंदर सा घर बना दीजिए। सुहानी के इतना बोलते ही वहाँ एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चली जाती हैं। फिर वो अंदर जाकर देखती हैं कि वो घर तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बैठने के लिए बेहतरीन सोफे आदि चीजों से भरा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। कुछ समय बाद सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव शहर से काम की छुट्टी लेकर घर आते हैं। माधव घर आकर गायत्री से बोलते हैं, गायत्री, मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ,
सुहानी और पवित्रा कहाँ हैं? जी पता नहीं सुहानी और पवित्रा कहाँ चली गई। मैं रॉकी के साथ बाजार गई हुई थी और जब घर लौट कर आई तो मेरी दोनों प्यारी बेटियां घर पर नहीं थीं। उस दिन से तो मेरा रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं दोनों बेटियां किस हाल में होंगी। क्या तुमने पुलिस की मदद ली? और ये बात कब की है? नहीं, मैंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। उन्हें घर से गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारी बातों से साफ साफ नजर आ रहा है कि जरूर तुमने उन बेचारियों को परेशान किया होगा, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई होंगी। पता नहीं किस हाल में होंगी मेरी दोनों प्यारी बेटियां। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी दोनों बेटियां रहेंगी उसी घर में मैं भी रहूँगा। और इस तरह माधव घर छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। सभी जगह ढूंढने के बाद माधव को जंगल में एक घर दिखाई देता है। माधव चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था। वो पानी मांगने के लिए उस घर में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों प्यारी बेटियां सुहानी और पवित्रा वहाँ बड़े ही प्यार और आराम से रह रही थी। सुहानी और पवित्रा अचानक से अपने पिताजी को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। पिताजी, आप हमारे पास आ गए। हमें माफ कीजिए, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया। वहाँ सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, जिस वजह से हम दोनों इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से पिए हुए घर में रहने लगे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ गायत्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आया हूँ और अब अपने आगे की जिंदगी तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगा। ये सब देखकर जरूर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी बहुत खुश हो रही होंगी। और उस दिन के बाद से माधव अपनी दोनों बेटियां सुहानी और पवित्रा के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।